प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। तो क्या होता है प्रतिशत, जैसे कि नाम से लग रहा है प्रति और शत, तो प्रतिशत में आता है दो चीज़ें कि प्रत्येक पर 100, है ना। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, या फिर दिया गया है 100, या फिर 100वां है, 100वां मतलब किसी भी वस्तु का 100वां भाग ही कहलाता है प्रतिशत। जैसे कहीं पे अगर लिखा हुआ है 10%, तो इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तु होगी उसका 10वां भाग कह सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे 10% का मतलब हो गया 10/100, कि 100 का 10वां हिस्सा। आ रही बात समझ में। तो परसेंट का मतलब होता है कि उसके हर में 100 लगा हुआ है, कहीं भी परसेंट लिखा होगा तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, तो इसको अगर हमें चेंज करना हो तो हम 20/100 करेंगे। तो जो परसेंट होता है वो एक तरीके की भिन्न होती है। अगर देखा जाए 10% लिखा तो ये एक भिन्न है कि नहीं है, एक फ्रैक्शन। कैसे, अगर 0 0 डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/10, यहाँ 1/5 आ जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिशत और इसे कहते हैं भिन्न, ठीक है। तो अगर प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना हो तो उसके बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। जैसे ही 100 लग जाएगा परसेंट गायब हो जाएगा। यहाँ परसेंट था, 100 से भाग कर दिए, परसेंट हट गया, ठीक है। ऐसे 30% दिया गया हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 30/10 मतलब 3/10। 40 दिया गया हो 40/100 लिख सकते हैं, तो 2/5। 25 दिया गया हो तो 25 का मतलब होता है 25/100, 1/4। तो कुछ बात समझ में आ रही है कि अगर 25 है तो इसका मतलब कि उस 100 हिस्से का 25वां भाग। अगर कोई वस्तु 100 है, 100 वस्तुएं हैं, हमने कहा हम तुम्हें 25% देंगे, तो इसका मतलब उसमें से कितना मिलेगा तुम्हें, 25 मिलेगा। तो अगर 100 है तब तो 25 मिलेगा, अगर 100 नहीं है और इस तरीके से हमने लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि अगर 4 है तो 1 मिलेगा, है ना। 4 है तो जैसे कोई कह दिया कि भैया हम तुम्हें 25% देने वाले हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 100 में से 25, 100 में से 25 देंगे। अब तो 100 हुई ही नहीं, वो सिर्फ हमारे पास वो 4 ही आई, तो 1 मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब ये समझना है कि जो इसका हर होता है वो टोटल होता है, और जो ऊपर दिया गया होता है वो बताता है कितना परसेंट लिया है, कितना परसेंट दिया है। आ रही बात समझ में। तो ये बात तो समझ में आ गई, परसेंट में दिया रहेगा तो भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ से देखो, अगर कभी कभी क्वेश्चन में मान लो भिन्न में दिया गया है और तुम्हें कहा गया परसेंट में चेंज करो, तो क्या करोगे, 100 से गुणा करा दोगे। जैसे ही 100 से गुणा होगा ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वैसे दिया गया है 5, 100 से गुणा कराओ कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। और आगे भी ऐसे कर सकते हो, 3/10 दिया गया है, 100 से गुणा कराओ कितना हो जाएगा, 30%। आ रही बात समझ में, आया सबको समझ में। तो इस तरह से हम लोग प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, कि 35 का कितने परसेंट 14 होगा। तो बिल्कुल सिंपल है कि मान लो 35 का x परसेंट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 35 गुणे x बटे 100 = 14। काट दो इसको,
5 सते 35, 5 दूनी 10 और 7 दूनी तो x बराबर 40%। आया समझ में? तीन का 10% किसके बराबर होगा? 3 का मतलब होता है गुणा और परसेंट मतलब 100, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0.3 के बराबर होगा। दशमलव में व्यक्त करने पर 200% किसके बराबर होगा? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 200 और बटे 100 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। निम्नलिखित में से 0.635 किसके बराबर है ये बताना है तुम्हें। और सारी वैल्यू दी गई है परसेंट में, तो परसेंट में चेंज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। 100 से गुणा कराएंगे परसेंट में चेंज हो जाएगा, तो 63.5%। ठीक है, 20 का 40% होगा। 20 का 40%, तो 20 गुणे 40 बटे 100 मतलब 8 होगा। 25 75 का कितने परसेंट है? तो 25 75 का कितने परसेंट है? ठीक है, इस तरीके से पता करें। 25 ऊपर तो 25 3 75, तो इसका मतलब कितना आएगा? 9 33.33%। कहाँ तो अच्छे आ गया था। हम कितना ज़्यादा था ये दिखा रहे हैं। कहा गया है यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? कहा गया राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 25। 25 का मतलब कितना? 1/4। 25 चौका 100। एक लोग है राम और एक लोग हैं श्याम। कहा गया है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक। तो अगर श्याम की आय 4 है तो राम की आय कितना अधिक है? 1 अधिक है। यही तो बात है, हमने क्या बताया था? ऊपर वाला बताएगा ज़्यादा और कम को, तो राम की आय 1 ज़्यादा हो जाएगी 5। तो यहाँ पे समझ में आया। अगर हम इसको ऐसे लिखे होते 25/100 तो तुम ये समझते भैया कि अगर श्याम की आय 100 होगी तो राम की आय 25 अधिक मतलब 125। तो काटोगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125 तो आएगा। तो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करें, हम छोटा कैलकुलेशन करेंगे। हमारी बात समझ में कि अगर मान लो 25 नहीं 1/4 है तो श्याम की अगर 4 है तो राम की 1 ज़्यादा होगी। राम की 1 ज़्यादा होती कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आई बात समझ में। अब कहा गया है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम दिख रही है श्याम की आय? 1। और परसेंट में चेंज करने के लिए जो परिवर्तन होता है उसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, 1 का परिवर्तन है ना, 1 की कमी है, 1 को ऊपर रखेंगे। और किससे कहा ये देखना पड़ेगा, राम की आय से। तो जिससे कहेगा राम की आय से उसको रखोगे नीचे और गुणे लगाओगे 100 और परसेंट में चेंज हो जाएगा तो 20% आ जाएगा कि 20% कम है। आया समझ में। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। तब वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था।
रेट है ये क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है कि अगर रेट बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी घटेगी। सही बात है कि नहीं? अगर आम का मूल्य बढ़ गया तो कम आम नहीं मिलेगा तुम्हें उतने ही पैसे में, और अगर रेट गिर गया तो ज़्यादा आम मिलेगा। और सिर्फ आम ही नहीं, कोई भी चीज़ हो उसमें क्वांटिटी रेट के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो आराम से सवाल को हल कर ले जाओगे। कह रहा है आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि। तो जो 20% है इसको 20% के अगर भिन्न में चेंज करोगे तो 20-2500, तो ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस की बात करते हैं। पहले क्या था, कहा गया आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, तो 5 था और बाद में क्या हो गया, ये 6 हो गया। यही तो हुआ, रेट बढ़ गया। आ रही बात समझ में? तो अगर पहले 5 था प्राइस तो अब कितना हो गया, 6 हो गया, बढ़ गया ना। तो ये क्या है, इसका मूल्य है। तो इसकी जो मात्रा होगी, क्वांटिटी, वो इसका मतलब पहले 6 मिलती थी, अब कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। मैंने बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चेंज हो जाएगा तुरंत। आ रही बात समझ में? ये रूल है, जिसे फार्मूला याद करते हो वैसे तुम्हें ये रूल को याद रखना पड़ेगा, तो सवाल को आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये पहले 5 में 6 आम मिलता था, तो अब 6 में कितना मिलेगा, सिर्फ 5 ही आम मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। अब वो व्यक्ति 40 रुपए लेके जाता है, एक की कमी हुई मात्रा तो एक बराबर 4 होगा। तो 1 बराबर हो जाएगा 4 की। तो इसका मतलब अब मात्र कितना आम मिल रहा था, 24 आम 40 रुपए, और यहाँ 20 आम। उससे कोई मतलब नहीं है, तो 24 आम 40 रुपए मिल रहा था, तो 24 आम जो है 40 रुपए में, कितने में, 40 में, 40 रुपए में 3 आम, अधिक मिलते हैं ना। 40 रुपए में अच्छे 4 आम अधिक मिलते थे। 3 और 40, 3 5, तो 1 आम मिलेगा कितने का, 40/24, 40/24 का, 15, तो 15 आम मिलेगा। 40/24 गुणे 15, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 2 ताई 6 और 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 25 रुपए में। मतलब 15 आम कितने का मिलेगा, 25 रुपए में। आया समझ में? देखो बता रहा हूँ, मूल्य और मात्रा सबसे पहले समझना पड़ेगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये रूल है भैया, नहीं समझोगे इसको तो सवाल नहीं हल हो पाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मूल्य 5 और 6 है तो मात्रा 6 और 5 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये कहा गया है कि मूल्य जो था वो 20% बढ़ गया, और 20% का मतलब ये कि अगर पहले 5 रहा होगा तो बाद में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 6 हो गया। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ लिख लिया 5 और 6। तो इसका मतलब ये है कि मात्रा अगर पहले 6 रही होगी तो बाद में कितनी होगी, 5 ही होता है। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा हो जाएगा। तुम्हें मूल्य दिया रहेगा तो उससे मात्रा पता कर सकते हो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब पहले 6 आम लाता था, अब कितना लाता है, 5 आम। ठीक है, इसका मतलब कितना कम ला रहा है, 1 आम। तो हमारे हिसाब से परसेंट में जब हम चेंज किए थे तो हमारे हिसाब से 1 आम कम ला रहा है, लेकिन ला कितना रहा है, कम 4। तो मतलब 1 बराबर है किसके, 4 के। तो 6 बराबर किसकी हो जाएगा, 24 के। आई बात समझ में? हाँ, आई बात समझ में? 24 के है। तो अगर 24 आम पहले खरीदता था कितने में, 40 में। ही कहा गया है कि 4 आम का मिलता है वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य यहाँ से मिलेगा,
ये तो वृद्धि के बाद है ना, हमारी बात समझ में। तो वृद्धि के पहले 24 आमों का मूल्य कितना था 40, तो एक आम का इतना, तो 15 आम का 25। आई बात समझ में। कहा गया यदि वस्तुनिष्ठ अंगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी, बताओ। ठीक, तो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, उसको याद रखोगे तो आसानी से कर पाओगे। कभी भी जैसे यहाँ पे कहा गया है कि एक वस्तु का मूल्य 2 बार बढ़ाया गया, एक बार 10% बढ़ाया गया और एक बार 20%। 32% आया। हाँ 32% सही है, ठीक है, 16 दूना 32 नहीं। तो उसको डायरेक्टली नहीं जोड़ लेना कि 10% और 20% बढ़ा मतलब 30% हो गया, ठीक है। अगर फार्मूले से करते हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है a + b + ab अपॉन 100। ये प्रतिशत टोटल जो भी वृद्धि होगी कमी होगी उसके लिए ये फार्मूला होता है परसेंट में। जैसे यहाँ पे कहा गया 10% पहले बढ़ाया गया, फिर कहता बाद में 20% घटा दिया गया, तब भी ये फार्मूला लगा सकते हो। अगर कहा गया कि 10% बढ़ाया गया बाद में फिर जो है 20% बढ़ाया गया, तब भी यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर ए हो जाएगा पहली वृद्धि जिसको हम लोग मानेंगे 10% और बी हो जाएगा दूसरी वृद्धि, ठीक है 20%। अगर यहाँ पे कमी कहा गया होता तो जहाँ पे ये 10% लिखा वहाँ पे -10 कर लेते, अगर कमी कहता तब, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बार वृद्धि है इसलिए दोनों को हम लोग प्लस का ही लेंगे। तो यहाँ 10% प्लस, इसको हटा दो अभी, 10 + 20 प्लस 10 × 20/100, 2 0 कट गया, कितना आ जाएगा 32%। तो बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया कि नहीं। अगर इसे याद रखेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। नोट कर लो, बस ये फार्मूला याद रखना है तुम लोग को। अगर ये कहा होता कि पहले 15% की कमी हुई तो यहाँ माइनस का 15 हो जाता है ना, माइनस कर लेते। अगर कमी कहता तब कि पहले 15% की कमी हुई और फिर 25% की वृद्धि हो गई। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का और कमी हो रही है तो माइनस का। पूछेगा बताओ टोटल वृद्धि या कमी कितना हुई है, तो कैसे बताएंगे। परसेंट वृद्धि या कमी ए के प्लेस पे -15 और प्लस बी के प्लेस पे 25 और फिर यहाँ पे प्लस -15 और गुणे 25/100। ये फार्मूला हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 25 चौका 100 और यहाँ पे आ जाएगा 15 घटाओ कितना 10 बचेगा और यहाँ पे 15/4, ठीक है। तो 40 - 15/4 और घटा लो तो 25/4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। प्लस का आया है ना तो इसलिए कहेंगे वृद्धि हो रही है। अगर यही यहाँ पे हम माइनस कर दे प्लस कर देते और यहाँ पे कह देते कमी हो रही है तो फिर ये माइनस का आ जाता है ना। यहाँ भी माइनस तो आता -10, फिर यहाँ माइनस कितना हो जाएगा -55/4%। तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि ओवरऑल जो इसमें देखने को मिल रहा है वो कमी देखने को मिल रही है, माइनस का आंसर आने का मतलब है। आया समझ में। तो अगर इस तरह कोई भी सवाल बनता है तो उसको इस फार्मूले पर लगा के हल कर लोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर में कहा गया है यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो कहा गया है कि पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो वृद्धि हो रही है मतलब प्लस का लेंगे और फिर 20% कम कर दिया गया तो -20 प्लस 20 और गुणे -20 और बटे 100, 20 से 20 कट जाएगा, कितना आया। मतलब अगर टोटल देखा जाए तो 4% की कमी हुई है चीनी के मूल्य में। आ रहा है समझ में कि नहीं। तब ये फार्मूला तुम लोग को नहीं लग रहा होगा, अभी लग रहा होगा कि ये
क्वेश्चन का पार्ट हो गया। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये फार्मूला देखो वहीं पे लगाना, ऐसा नहीं दो जगह परसेंट दिख गया तो लगा दो फार्मूला। जब एक ही चीज़ में वृद्धि या कमी हो रही होगी, यहाँ दो चीज़ में वृद्धि और कमी दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, तुम लोग जानते हो कि जैसे कहा गया यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होगी, जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी लोग खपत क्या करते हैं, कम कर देते हैं, है ना। जैसे जैसे उसका मूल्य बढ़ता जाएगा तो घर पे क्या कहा जाता है कि भैया बहुत महंगा हो गया, सब लोग कम कम खाओ, है ना, एक ही टाइम अब चाय बनेगी। ऐसा कभी भी सुने होंगे, जब चीनी महंगी हो जाती है तो सुनने में मिलता है कि चाय जो है एक टाइम बनेगी, नहीं तीनों टाइम बनती थी। हाँ, चाय तब फिर ज्ञान सब लोग देंगे कि चाय नुकसान करती है। चलो देखते हैं कैसे हल करेंगे। आगे यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। अगर काट दोगे इसको 1/5 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझा दें इन लोग को भी। देखिए 20% का मतलब क्या होता है। अगर कोई कहा कि 20% किसी चीज़ का मूल्य बढ़ गया तो उससे तुम क्या समझते हो कि अगर चीनी 100 रुपये किलो रही होगी तो अब कितने में मिलेगी, 120 में मिलेगी। अगर परसेंट में कोई कह रहा है कि भैया चीनी का मूल्य जो है 20% बढ़ गया, तो अगर कोई चीज़ परसेंट में बताता है तो इसका मतलब क्या समझोगे, 100 थी तो उस पर 20 रुपये उसका मूल्य बढ़ गया, मतलब 120 में अब मिलेगी चीनी। यही तो बात है। तो अगर इसको हल कर लेते हैं तो 20×5 मतलब अगर 5 रुपये किलो चीनी मिल रही थी तो अब कितने की मिलेगी, 6 की मिलेगी। एक मूल्य बढ़ गया है ना। तो मतलब पहले और अब, पहले कितने मिलती थी, अब कितने मिलती है, 6 में, है ना। ये क्या है, इसका मूल्य है। तो कहा गया बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। जो बिक्री है 25% कमी। अब 25% का मतलब क्या होता है, 25 चौका 100, मतलब 1/4। कि अगर पहले लोग 4 किलो ले जा रहे थे चीनी, तो अब कितना ले जाएंगे, सिर्फ 3 किलो ही ले जाएंगे। 1 किलो नहीं, 1 किलो कम कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कमी कहा है ना कि इतने की कमी कर देते हैं। जैसे कहा कि 25% कम अब आज से चीनी आएगी। अगर 20% चीनी का मूल्य बढ़ गया है तो वहाँ बता दिया गया कि अब 25% चीनी कम आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले 100 चीनी लाते थे तब कितना लाओगे, 75 ही लाओगे, है ना। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो पहले अगर 4 आती थी तो कितना आएगी, सिर्फ 3 ही आएगी, 1 कम आएगी, ठीक है। 4 और 3 तो गुणा करा लो, 5 चौक 20, 6 त्रिक 18। ये जो मिला है ये क्या है, ये इसकी आय कह सकते हो। ये जो टोटल कॉस्ट आती थी निकल के वो है। यही तो बात है कि पहले मूल्य 5 था और लाता कितना था, 4 किलो चीनी। यही तो बात है, पहले मूल्य 5 और चीनी कितना लाता था, 4। तो 5 चौक 20 मतलब खर्चा कितना होता था, 20 होता था। और अब क्या हुआ, अब मूल्य बढ़ गया, 6 हो गया और लाता कितना है, 3। तो खर्चा कितना हो रहा है, 18। तो बताओ उसके खर्चे में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, कमी हो गई। आ रही बात समझ में, कमी होगी नहीं। पहले 20 खर्चा होता था, अब कितना खर्चा हो रहा है, 18 हो रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 2 की कमी हो गई, कितने से, 20 से, और गुणे 100। तो 2 1 कम 2, तो 10% की कमी हुई है। यहाँ कमी हो रही है ना, तो इसलिए 10% की कमी। सबको समझ में आया? और कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो भैया। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, बताएंगे। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% की
वृद्धि हो गई मूल्य में 25%, तो इसका मतलब तो तुम लोग समझ ही रहे होगे 1/4, क्योंकि अगर पहले मूल्य 4 रहा होगा तो कितना कर दिया, 5 कर दिया। और मैंने बताया था कि जो मूल्य होता है वो मात्रा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका क्या मतलब है कि पहले अगर मूल्य मान लो कितना था, 4 था, तो अब क्या हुआ है, वृद्धि हो गई है, तो कितना हो जाएगा 5। तो ये बात हो रही है मूल्य की। अब जब मूल्य बढ़ा तो जो व्यक्ति है वो खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है कि मूल्य बढ़ गया तो कोई बात नहीं, हम मात्रा ही कम कर देंगे। तो अगर इस तरह क्वेश्चन है तो उसमें मैंने बताया था कि जो मूल्य होता है वो मात्रा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा कम कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले मूल्य 4 था फिर बाद में 5 हो गया, तो इसका मतलब पहले 4 में 5 लाता था, अब 5 में कितना लेके आता है, 4। सिंपली इससे तुम ये कह सकते हो कि अगर मूल्य पता है तो मात्रा पता कर सकते हैं। कैसे, कि अगर मूल्य 4 से 5 है तो मात्रा 5 से 4 हो जाएगी। हमारी बात समझ में? अब इनको गुणा करा लो। हाँ, मात्रा ही पूछा है कि कितना कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम देखो मूल्य में तो कोई वृद्धि नहीं हुई है, पहले भी 5 चौक 20 और अभी भी 20। देखो पहले मूल्य 4 रुपये पर केजी था मान लो, तो लाता था 5 किलो, तो 5 चौक 20 रुपये खर्चा होता था। और अभी भी क्या है कि मूल्य जो है 5 हो गया तो कितना लाता है, 4 किलो, अभी भी खर्चा कितना हो रहा है, 20 का ही हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो मात्रा में कितने कमी किया है, मात्रा में 1 की कमी किया है, पहले 5 लाता था अब 4 लेके आता है। कितने से, 5 से, और गुणे 100%। में चेंज करना तुम लोग को आता है कि नहीं? 20%। कभी परसेंट निकाले हो कि नहीं, नंबर जो मिलता है, हाँ 10th में बहुत से बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। जितना रहे उसके बाद जितना पाए ऊपर, जितना टोटल है इसको नीचे गुणे 100। हाँ, तो ये तो फार्मूला तुम लोग, यही एक फार्मूला तुम लोग को याद रखना है, बाकी कोई फार्मूला नहीं। जितना पाए ऊपर, आया समझ में? लेकिन कठिन नहीं है। हाँ 30 नंबर देखो, चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम क्वेश्चन, चलो लगाओ इसको। सही है। चाय के मूल्य में 25% की कमी, 25% का मतलब होता है 1/4 मूल्य में कमी हो रही है पहले, और अब ये लिखो बाद में। तो पहले 4 था अगर मूल्य, तो बाद में कितना हो गया, 1 कम हो गया, मतलब 3 हो गया। तो जो मात्रा है उसमें क्या करोगे, तुम वृद्धि कर दोगे कि पहले 3 लाते तो अब कितना लेके आओगे, 4 लेकर आओगे। कितना बढ़ाए हो, 1, कितने से, 3 से, गुणे 100%, मतलब 33, सही, 1/3%। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? चलो देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब ये जैसे 100% वोट था, अब 100% में से 5% कम हो जाएगा, क्योंकि ये लोग वोट डालने ही नहीं गए तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सिर्फ कितना लोग अपने मत का प्रयोग किए, 95% लोग, ठीक है ना। इसी में से जीत और हार तय होगी। अगर 100% वोट था, देखो 100% कोई भी चीज़ 100% होती है, तो यहाँ पे हम उसको 100 ही मांग चल रहे हैं क्योंकि सब परसेंट में दिया गया है। तो मान लो टोटल 100 वोट था हमारे पास, जिसमें से
5 लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो कितने वोट थे? 95। अब 95 में से ही जीत और हार का फैसला होना है। अब हुआ क्या, कह रहे हैं सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। अब अगर वो 50% वोट ले लिया तो कितना लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 45 बचेगा। तो कितना परसेंट ज़्यादा मत लिया ये? 5%। और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा दिया गया है? 2000। मतलब इसको 5% ज़्यादा मिला है और इसका 5% किसके बराबर हो जाएगा? 2000 के बराबर, क्योंकि 2000 तो उसको ज़्यादा मिला था। लेकिन परसेंट में देखा जाए तो 5% ज़्यादा मिला है, लेकिन मतों के हिसाब से देखा जाए तो 2000 मत ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, पूछा है हमसे पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो यहाँ से सबसे पहले 1% की वैल्यू पता करो। तो पराजित कौन होता? 45 वाला, 45 से गुणा करा दो। आया समझ में? 15 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% नंबर चाहिए, है ना? कितना परसेंट नंबर चाहिए? कि अगर 45% तुम्हारा नंबर आ जाता है तो पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन कहा गया इसी परीक्षा नहीं, राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब 60 नंबर उसे मिल जाता तो पास हो जाता। और पास होने का मतलब क्या है? कितना परसेंट उसका बन जाता? फिर 45% बढ़ जाता उसका, मतलब 45% उसका परसेंट टोटल हो जाता। कहने का मतलब उसे मिला कितना? 30%, लेकिन वो फेल हो गया। तो उसको 60 नंबर अगर और मिल जाए, 60 नंबर मिल जाए, परसेंट नहीं, तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ बराबर लगा दिया। जैसे उसमें हमने 60 जोड़ा, वो तुरंत किसके बराबर हो गया? 45% के, तभी तो पास होगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये 60 किसके बराबर है? 15% के बराबर है। तुम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, तो यहाँ से घटा के भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 15। और 15% बराबर 60 की, तो 15 चौको 60, मतलब 1% किसके बराबर है? टोटल अंक कितना होता है किसी परीक्षा में? 100% होता है। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करा दिए, हो गया। 100% किसके बराबर है? 400 के। आया समझ में कि नहीं आया? तो 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहेगी। अगर इसको पास करवाना हो सीता को, 30% तो पाई ही पाई है, 50 नंबर अगर मिल जाए तो पास हो जाएगी, नहीं पास हो जाएगी, है ना? ऐसा ही हाल राम का है कि राम ने 40% अंक प्राप्त किए और 20 करें तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक मिल गया, मतलब पास भी हो गए और 20 नंबर ज़्यादा भी ले आए। तो हम क्या कहेंगे कि भैया 40% है, 20 नंबर निकाल दो इसमें से, तो ये बराबर हो जाएंगे पासिंग मार्क्स के। आ रही बात समझ में कि नहीं? देखो ये पासिंग मार्क्स से 50 कम थे, तो इनको 50 नंबर दे दिए, पासिंग मार्क्स से बराबर पहुंच गए। और इनका 40% था जो कि पासिंग मार्क्स से 20 ज़्यादा था, तो 20 इसमें से निकाल दिया हमने, मतलब माइनस कर दिया, तो ये भी पासिंग मार्क्स से बराबर हो गया। तो पासिंग मार्क्स बराबर हो गया, नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बराबर लगा दिए। आई बात समझ में? अब यहाँ से घटा लो इसको, 40 में से 30 घटाओ, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 20 इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 70। तो 1% बराबर हो जाएगा किसके? 7 के। यहाँ तक समझ में आया?
तुम्हें बताना है कितना नंबर जो है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, मतलब पासिंग मार्क्स तुम्हें पता करना है कितना होगा। तो अगर ये देखा जाए, ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों क्या हैं, पासिंग मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे इसको सॉल्व करके निकाल लो, चाहे इसको सॉल्व करके निकाल लो, दोनों से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर इससे पता करना हो पहले वाले से, तो हमें 30% का मान पता कर लें, तो यहाँ 30 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, तो मतलब 30% बराबर है 210 नंबर के। तो अगर उसको पास होना है तो 210 नंबर लाएगी, प्लस कितना 50 नंबर, कितना हो जाएगा 260 नंबर है पासिंग मार्क्स। आया समझ में? एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसका एक तरीका तो ये है, जो लोग 11th में पढ़े हैं, है ना, लेकिन याद नहीं रहता है पूरा, और इस तरीके से, हाँ भैया ठीक है, इस तरीके का सवाल जो है 11th में है भी। अब देखो यहाँ पे कहा गया है एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में, तो हिंदी में मान लो, हिंदी में कितने लोग 45% फेल हो गए। और फिर दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने लोग 35% लोग फेल हो गए। और दोनों में, दोनों मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, कितने परसेंट, 25%। तो अगर तुम्हें पता करना टोटल कितने लोग फेल हुए हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये पढ़े तुम लोग 11th में। अब यहाँ से ये दिया गया 45% प्लस 35% माइनस, घटा लो इसको, यहाँ से 25 घटाओ, कितना बचेगा 10, इसमें 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 55% लोग टोटल फेल हुए हैं। टोटल फेल होने कितने वाले हैं, तो पास वाले कितने हो जाएंगे, 100% होता है, उसमें 55 घटा दो, 45% लोग पास हुए हैं। ये तो तरीका हो गया तुम्हारा बेसिक, नहीं फार्मूले से। कहा गया है एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। हिंदी में जो फेल हुए हैं वो है 45% और अंग्रेजी में 35% फेल है। और कहा गया दोनों में कितने लोग 25%। ये बात समझ में आ रही है? दोनों का मतलब क्या है, इसमें भी 25 फेल है और इसमें भी, तो दोनों एक ही तो होंगे। समझ पा रहे हो बात को? जो दोनों में फेल हैं वो एक ही व्यक्ति तो होगा जो दोनों में फेल हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम केवल पता करें केवल हिंदी में कितने लोग फेल हुए हैं, केवल हिंदी में, तो 45% तो हिंदी में टोटल फेल हुए थे, 25% दोनों में हुए हैं, तो 25 घटा लेंगे, नहीं घटा लेंगे, कितने लोग मिलेंगे 20% लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक, तो दोनों में नहीं फेल हुए हैं, केवल हिंदी में। और केवल अंग्रेजी में 35 ये है, और यहाँ से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10%। 10% लोग किसमें फेल है, केवल अंग्रेजी में। तो अगर फेल की बात की जाए, है ना, कि जो टोटल फेल हैं वो कितना है, 20% लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और 25% लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। आ रही बात समझ में?
अब तो इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा है ना। ये 20% लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हैं, दोनों में नहीं फेल हैं, केवल हिंदी में। 10% लोग केवल अंग्रेजी में, और 25% दोनों में फेल हैं। आई बात समझ में? तो टोटल फेल कितने हो गए? 55% टोटल फेल हैं। तो पास कितने होंगे? 100 माइनस 55 इक्वल टू 45। आया समझ में? और यही हम लोग फार्मूला ही बनाते हैं। जो फार्मूला बनाते हैं उसमें क्या होता है, जब यूनियन निकाल रहे होते हैं तो एक बार इंटरसेक्शन को घटाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक बार 25 आया होता है, इसमें भी एक बार 25 आया होता है, दोनों होता है ना। जैसे हिंदी वाला लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ इंग्लिश वाला लिखते हैं, तो इसमें एक बार हम लिख दे क्या 45, एक बार यहाँ 35 लिख ले। एक बार यहाँ माइनस करना पड़ता है जो दोनों में कॉमन है। क्यों? 2 बार 25-25 काउंट हो चुका था, तो वहीं से फार्मूला बनता है। इसलिए एक बार इंटरसेक्शन को घटा देते हैं कि जो 2 बार काउंट हुआ सिर्फ कितनी बार बचा रहे? एक बार, तो हमें टोटल मिल जाता है। यूनियन का मतलब होता है टोटल, तो वही फार्मूला बन जाता है वहाँ पे। आई बात समझ में? तो इसको अगर बेसिक से देखेंगे तो ये होता है। किसी कारणवश दार्जिलिंग में नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 10 रुपये में 48 नारंगियाँ अधिक खरीद सकता है। नारंगियों का नया तथा पुराना मूल्य बताइए। और जो मूल्य बताना है उसको बताना है पैसे प्रति दर्जन में। 1 रुपये का मूल्य, मतलब 1 का नहीं बताना है, 1 दर्जन का मूल्य बताना है, वो भी पैसे में। किसी कारणवश दार्जिलिंग में नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो गई। 20% की कमी होगी किसमें? मूल्य में। अब इसका मतलब समझो कि पहले और अब मूल्य से क्या हुआ? मूल्य 20% कम हो गया ना, तो 20-2500 1/5। अगर पहले मूल्य 5 था तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। तो मात्रा की बात करें, इसका मतलब ये है कि पहले अगर 4 लाता था तो अब कितना लाएगा? 5 लाएगा। हमारी बात समझ में? उतने रुपए में ही। तो यहाँ पे कहा गया है कि 10 रुपये में 48 नारंगियाँ अधिक खरीद सकता है। तो अभी हमारे हिसाब से कितना अधिक ला रहा है? 1, और क्वेश्चन के हिसाब से 48। तो हमारा 1 बराबर 48 के, तो 4 किसके बराबर होगा? 4 से गुणा करा दो। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19। ठीक है। और ये पहले का हो गया 192, पहले खरीद के लाता था, और अब कितना ला रहा है ये पता कर लेते हैं। 8 पंच 40, 5 चौक 20, 24। मतलब पहले लाता था 192 नारंगियाँ, अब लाता है 240। ठीक है। 192 नारंगियाँ मिलती हैं 10 रुपये में, तो 1 नारंगी मिलेगी 10/192 में 1 नारंगी हो गई। ठीक है। अब ये रुपए है, तो इसको जब तुम गुणा कराओगे 100 से तो पैसे हो जाएगा। ठीक, पैसे। तो मतलब इसका ये है कि 1 नारंगी मिलती है इतने पैसे में। तो तुम्हें अगर दर्जन में पता करना है तो कितना पता करोगे? 12 नारंगी को पता करोगे। अगर तुम्हें दर्जन में बताना है आंसर को, तो 12 नारंगियों का मूल्य पता करोगे, तो 10 गुणे 100 और गुणे 12/192। काट दो इसको। 12 कम 12, 12 छंग 72, 4 चौक 16, और यहाँ आ जाएगा 25, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 125/2। भाग कर दो इसको। 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 पैसे प्रति दर्जन। ये क्या है? पहले का मूल्य, कह सकते हो पुराना मूल्य। ठीक है। पुराना मूल्य हो गया। अगर नया मूल्य पता करना है तो इससे पता करोगे। ऑप्शन में एक ही दिया गया है, पूछा दोनों है, नया तथा पुराना दोनों। ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया गया, तो एक तुम लोग का आ गया 62.5। मैं इसको भी बता दो कैसे लेके आओगे। यहाँ पर भी देखो 200
40 नारंगिया अब कितने में लेगा? 10 रुपए में। तो यहाँ से निकालोगे एक नारंगी का मूल्य तो 10/240, और जब 100 से गुणा कराओगे पैसे में चेंज हो जाएगा, फिर 12 से गुणा करा दोगे तो पैसे प्रति दर्जन हो जाएगा। ठीक है, बटे 240 गुणे 12 पैसे प्रति दर्जन। काट दो, यहाँ से 0 0 कट गया, 12 दूना 24, 2 पंचे 10, मतलब 50 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से। आया समझ में?